नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गर्ल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूँ जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 72वीं बीपीएससी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबसे अलग मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। और पिछले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर दिए और आज प्रैक्टिस सेट 10 है। पहला नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो किसको इंगित करता है? ऑप्शन है ए एंथैल्पी, बी होम्योस्टेसिस और सी कोशिकाकासन और डी है परासरण नियमन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परासरण नियमन। पसीना त्वचा से निकलकर वाष्पित होता है और वाष्पन के समय शरीर की ऊष्मा बाहर जाती है, इसीलिए शरीर ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? तो क्यों चलते हैं? और इसका ऑप्शन है, इन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, बी है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, सी है श्वसन की दर घटा दी जाती है और डी है इनकी आर्द्रता बढ़ा दी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। तो कैसे? तो इसका हम व्याख्या में करेंगे। तो देखिए व्याख्या क्या है। कोल्ड स्टोरेज जिसको शीत कोष्ठ कहते हैं, इसमें कम तापमान के कारण फलों में एंजाइमों की सक्रियता और श्वसन डिस्परेशन की दर धीमी हो जाती है, इससे फल जल्दी नहीं पकते और लंबे समय तक ताजे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फॉस्फोरेसेंस, बायोलुमिनेसेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोलुमिनेसेंस। जीवों द्वारा रासायनिक क्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को बायोल्यूमिनेसेंस, जिसको जैव दीप्ति कहा जाता है, यह जुगनी और उत्पन्न करने की क्षमता को बायोल्यूमिनेसेंस, जिसको जैव दीप्ति कहा जाता है, यह जुगनी और कई समुद्री जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन का नाम है और लागू कब हुआ वो दिया हुआ है। बेसल कन्वेंशन। ये कब हुआ? ये हुआ वर्ष 1992 ईस्वी में। उसके बाद है रोटरडैम कन्वेंशन। ये कब हुआ? तो फरवरी 2004 ईस्वी में। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये कब हुआ? तो मई 2004 ईस्वी में लागू हुआ। तो कौन सा जोड़ा? तो इसका सभी जोड़ा सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बेसल कन्वेंशन हानिकारक कचरे के नियंत्रण से संबंधित है। 1989 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ और 1992 में लागू हुआ। हस्ताक्षरित कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में हुआ और लागू हुआ 1992 ईस्वी में, बेसल कन्वेंशन। उसके बाद देखिए रोटरडैम, एक खतरनाक रसायनों से संबंधित है, ये फरवरी 2004 में लागू हुआ। और स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये अस्थायी जैविक प्रदूषकों से संबंधित है, ये मई 2004 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड।
गैस पीतल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस पर एक काली धुंधली परत बना देती है, जिससे उनका रंग खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। कैडमियम जो है थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। ये क्या है? तो ये तीनों रेडियोधर्मी तत्व है जिनका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में होता है, और कैडमियम का उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि न्यूट्रॉन को सोखने वाली नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? ऑप्शन है सामान्य जल, द्रव का, बर्फ का, वाष्प यानी कि भाप का, द्रव जल और बर्फ का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाष्प यानी कि भाप का। जल जब उबलकर वाष्प या भाप में बदलता है तो उसमें गुप्त उष्मा, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं, वो समाहित हो जाती है। इस कारण से समान तापमान पर भी भाप की ऊर्जा और तापक्रम सामान्य जल या बर्फ से काफी अधिक होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। मानव शरीर विटामिन ए का निर्माण खुद नहीं कर सकता, इसे भोजन जैसे गाजर, हरी सब्जियां के माध्यम से लेना पड़ता है। इसके विपरीत विटामिन डी का निर्माण त्वचा के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और विटामिन के का निर्माण हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, एम्फला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कवक। तो कैसे? तो देखिए, एम्फ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ विष है जो एस्परजिलस नामक कवक द्वारा निर्मित है। यह आमतौर पर नमी वाले स्थानों पर रखे गए अनाज, मूंगफली, सूखे मेवों में पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर। तंत्रिका कोशिका कहे तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कुछ न्यूरॉन विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी से पैरों तक फैली मोटर न्यूरॉन 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो मीटर पूछे तो 1 मीटर और सेंटीमीटर में पूछे तो 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है चूहा, छिपकली, गिलहरी, बिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। छिपकली है एक सरीसृप है जिसका अर्थ होता है यह ठंडे रक्त वाली होती है और अंडे देती है। चूहा, गिलहरी और बिल्ली सभी गर्म रक्त वाले स्तनधारी है जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? ऑप्शन है मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडियो उल्ना, और डी में है ए और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाकार्पल्स। हथेली में 5 मेटाकार्पल्स हड्डियां होती है और कार्पल्स कलाई बनाती है, और रेडिया और अला अग्रबाहु की हड्डियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी छोटी आंत। पाचन क्रिया मुंह और पेट से शुरू होता है, लेकिन छोटी आंत वह स्थान है जहां रासायनिक पाचन क्रिया पूरी होती है। पोषक तत्व रक्त प्रवाह में अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरू कहां से होती है? तो मुख से, बकल कैविटी मुख गुहा से। यहां से कार्बोहाइड्रेट मुख में होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कंप्लीट कहां पे होता है? तो छोटी आंत में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, बी है डाइनाइट्रोग्लिसरीन, और सी है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन, और डी है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जिसे क्लोरोपिक्रीम भी कहा जाता है, इसका मुख्य रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी फफूंदनाशक या आंसू गैस के रूप में उपयोग होता है, लेकिन विस्फोटक के रूप में नहीं। टीएनटी, जिसको ट्रीनी टोट्रोल्यूनिन और टीनी ट्रोग्लिसरीन और साइक्लोनाइट सभी प्रसिद्ध विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी एक कठोर निर्जीव संरचना होती है। कोशिका द्रव्य गए तो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया सभी कोशिकाओं के सजीव चयापचय घटक अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया गया है? ऑप्शन है कमल, रथ का पहिया, गुलाब, सारनाथ की लाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ की लाट। सारनाथ के सिंह राजधानी है सारनाथ की लाट। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ का रूपांतरण है, जो मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्ष ने राज्य के अधिकारियों और पुजारियों को नकद वेतन देने के बजाय भूमि अनुदान देने की प्रथा को लोकप्रिय बनाया, जिससे भारत में सामंतवाद के उदय में तेजी आई। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? ऑप्शन है गाय, चूर्णी, दिनार, पन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पन। पन मौर्य प्रशासन के दौरान प्रमुख मुद्रा और विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त मानक, जो कि चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, अरब यात्री या अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन है मिहिर भोज प्रथम, बी है कृष्ण देव राय द्वितीय, सी है नागभट्ट प्रथम, और डी है महिपाल प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम। अरब यात्री है जो अल मसूदी ने 10वीं शताब्दी लगभग 915 से लेकर 916 ईस्वी के दौरान गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, पालो और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सैन्य प्रमुख, बी है न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख, सी है मुख्य राजस्व अधिकारी, और डी है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख।
प्रांत कहे तो राज्य। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय प्रशासन गुप्तपाल और प्रतिहार साम्राज्यों सहित में प्रांतों को भुक्ति के रूप में जाना जाता था और उनका प्रबंधन करने के लिए नियुक्त राज्यपालों या प्रमुखों को उपरिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है चोल, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पांड्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। ये क्या है? ते त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। कनौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में हुआ था, इसमें शामिल 3 प्रमुख शक्तियां थे। प्रतिहार थे, जो गुर्जर प्रतिहार हैं, बंगाल के पाल, उसके बाद दक्कन के राष्ट्रकूट थे। चोल और पांड्या, जो चोल और पांड्या है, ये दोनों दक्षिणी राजवंश थे जो विशिष्ट संघर्ष में शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कुतुब मीनार का निर्माण, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, तीसरा है भारत में पुर्तगालियों का आगमन और चौथा है कृष्ण देव राय की शासनकाल। तो इसका सही जवाब होगा, पहले देखिए किसका, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ? तो कुतुब मीनार का निर्माण लगभग 1199 ईस्वी में 99 ईस्वी में शुरू हुआ। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ? तो 1388 ईस्वी में। उसके बाद है कृष्ण देव राय का शासनकाल, ये कब हुआ? तो 1509 से लेकर 1529 तक, 1509 से 1529 तक। भारत में पुर्तगालियों का आगमन ये कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि पहले 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में, भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में और कृष्ण देव राय का शासनकाल 1509 से 1529। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। फनम शब्द का उल्लेख किया गया था पहनावा, पुजारी, आभूषण, सिक्के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्के। फनम या इसको पनाम कहते हैं, मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत विशेषकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सोने या चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो, पहला है लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, ये सही है क्योंकि इनका कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872। उसके बाद है दूसरा है भारत के प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये भी सही है। उसके बाद इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया, ये भी सही है। उसके बाद दिया है चौथा में लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पॉल, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। और देखिए जब महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो नेताओं राजनीति संघर्ष के कारण इस तरीके का विरोध किया कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल सभी आंदोलन के असहमत थे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? ऑप्शन है हैदराबाद, अवध, मैसूर, जूनागढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। एकीकरण से पहले मैसूर राज्य में एक सुस्थापित और राजनीतिक रूप से सक्रिय स्थानीय कांग्रेस संगठन जिसको मैसूर कांग्रेस था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ घनिष्ठ समन्वय रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पेशवाई को समाप्त किया गया तो कब समाप्त किया गया वो देखिए। ऑप्शन है 1816 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1858 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 18 के में पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में पेशवा की उपाधि दी और पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को बिठूर निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहां परिलक्षित होता है? ऑप्शन है गोवा, दमन, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी पूर्व में इसको इससे पहले क्या नाम था? तो पुदुचेरी का नाम था पांडिचेरी। इससे पहले भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का मुख्यालय था। इसका व्हाइट टाउन क्षेत्र विशिष्ट फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला, सड़क लेआउट और हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही पारित किए गए थे और वो भारत के पहले वायसराय थे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में, उसके बाद नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1859 में और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसी दौरान वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन और वर्ष 1945 में वेवेल योजना, जिसको शिमला सम्मेलन के साथ आधिकारिक वार्ताएं उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सुनिए, सप्तऋषि बिगर बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। दूसरा है सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। तीसरा है क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है। और चौथा है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
पहला सही है और दूसरा उसके बाद चौथा। ऑप्शन नंबर होगा कौन? डी, पहला दूसरा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अक्साई चीन के पूर्व में, उसके बाद है लेह के पूर्व में, सी है गिलगिट के उत्तर में और डी है नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। भौगोलिक दृष्टिकोण से सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में नुब्रा घाटी के ठीक उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत, जिसको मैकाल पर्वत की कन्या मेकलसूता कहा गया है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, गोदावरी, बेतवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसी कारण पुराणों में नर्मदा को मेकलसूता यानी कि मेकल की पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों ने से होकर गुजरती है? ऑप्शन है मालदीव, गैबोन, ब्राजील, बी में है सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया और सी है टोंगो, कांगो, मालदीव, डी है मेक्सिको, भारत, केन्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव, गैबोन और ब्राजील। भूमध्य रेखा जो कुल 13 देशों से गुजरती है, जिनमें मालदीव, गैबोन और ब्राजील तीनों शामिल है। भारत, स्पेन और मेक्सिको जैसे देश भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह क्या है? ऑप्शन है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, संघ की कार्यकारी शक्तियों को किसी भी राज्य में विस्तारित करने की अनुमति दे, और सी है घोषित करे कि किसी राज्य की विधायिका की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके अधीन प्रयोग की जा सकती है, और डी है संसद को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने की अनुमति दे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? ऑप्शन है राज्यसभा का सभापतित्व, बी है राज्यसभा का सत्रावसान और डी है लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता और डी है राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? ऑप्शन है स्थिर और स्वतंत्रता, बी है स्वतंत्रता और समानता, सी है समानता और बंधुत्व, डी है स्थिरता और न्याय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन है संविधान लिखित और अनम्य है, बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी में है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, डी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। परिसंघीय जिसको फेडरल कहते हैं, व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समर्थित सूचियों के माध्यम से शक्तियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के अनुच्छेद
यानी आर्टिकल 85 के 2 के बी के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल ही लिखित सिफारिश या अनुशंसा पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है संसदीय मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर के प्रशासनिक नियंत्रण और सुपरविजन में काम करता है। इसमें सरकार के किसी मंत्रालय का सीधा दखल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है डीआरडीओ, जाक्सा, नासा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा का पूरा नाम होता है नासा, जिसको निसार का पूरा नाम नासा इसरो। निसार का पूरा नाम क्या होता है, तो निसार का पूरा नाम होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपेक्चर रडार। यह पृथ्वी की सतह का अवलोकन करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक साझा सैटेलाइट मिशन है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आशीष कुंद्रा, शांतनु गुप्ता, जयदीप मुखर्जी, रस्किन बॉन्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपनी उम्र 89 वर्ष में द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गॉड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने बढ़ती उम्र के अनुभव और खुशियों को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, लखनऊ, भोपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। उस्ताद आमिर खान भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की। उनकी गायन शैली ख्याल और तराना के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है डेविड इंस्टन, ग्रेवियल आमंड, रॉबर्ट डॉल, कैटलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेविड इंस्टन। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण या इनपुट आउटपुट मॉडल का प्रतिपादन प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड इंस्टन द्वारा 1953 ईस्वी में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में किया गया था। कब, तो 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। टापू अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है। यह अरन त्योहार के दौरान बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 441 मीटर, 551 मीटर, 562 मीटर, 469 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 441 मीटर। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने भारत के सबसे लंबे रबर डैम जो गया जी डैम की कुल लंबाई 411 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2022 में किया था। तो कब किया था, तो सितंबर 2022 में, ताकि विष्णुपद घाट पर साल भर पानी उपलब्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय
हस्तशिल्प उद्योगों हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था। ऑप्शन है निर्जलीकरण तथा शहर एवं नगरों का विनाश। बी है बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई। सी है कृषि पर दबाव बढ़ा। और डी है आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए। इनके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, शहरों का पतन, जिसको निशहरीकरण हुआ और लोग आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हो गए, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होने के बजाय पूरी तरह से नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। बी है चालू व्यय और चालू राजस्व का योग। सी है मौद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग। डी है भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋणदान में हुई निवल वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण जिसको बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है कागज, कीटनाशक, भोजन एवं पादप अपशिष्ट। डी है काष्ठक एवं सेलुलोज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशक। कीटनाशक जो कागज एक प्राकृतिक और जैविक पदार्थ है जो पर्यावरण के सूक्ष्म जीवों और आसानी से विघटित हो जाता है, इसीलिए इसे जैव निम्नीकरण श्रेणी में रखा जाता है। जबकि कीटनाशक और प्लास्टिक जैसे पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन है ऊष्मागतिकी, जिसको थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम द्वारा, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। सी है न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा। और डी है न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। इसी कारण खाद्य श्रृंखला में अगले स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बताते हैं, तो देखिए ऋग्वेद के बारे में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। तो किसमें? तो ऋग्वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपके लिए मोटिवेशन लाइनें देखिए क्या है। पहचान बनानी है तो मेहनत करो, पहचान बनानी है तो मेहनत करो, किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किराएदार ऊंचे नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।